लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रोफेसर सिकंदर नेगी। आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन पे। इस टॉपिक में हम जो मेनली डिस्कस करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन का इतिहास, कारण और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन की विशेषता। ग्लोबलाइजेशन अंग्रेज़ी शब्द ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतर है, जिसे वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। सन 1992 में समाजशास्त्री रॉबर्टसन ने वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का प्रयोग समाजशास्त्र में किया था। इसलिए समाजशास्त्री रॉबर्टसन को वैश्वीकरण का जनक माना जाता है। वैश्वीकरण की व्याख्या में समाजशास्त्री गिलपिन ने राजनीतिक कारकों को प्रमुखता दी है। आधुनिक समाजशास्त्री एंथोनी गिडेंस का वैश्वीकरण के सिद्धांतीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। ग्लोबलाइजेशन शब्द की सर्वप्रथम चर्चा जॉन नेस्बियर की पुस्तक से मिलती है। ग्लोबलाइजेशन समाजशास्त्री मैलकॉम वार्स द्वारा लिखित पुस्तक है। वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है, विश्व प्लस एकीकरण। इन दो शब्दों में विश्व का मतलब है पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न देश तथा एकीकरण का मतलब है आपसी सहयोग और एक छत के नीचे आकर एक दूसरे की मदद करना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकार के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है। किसी वस्तु, सेवा, विचार, पद्धति, पूंजी, बौद्धिक संपदा अथवा सिद्धांत को विश्वव्यापी करना अर्थात विश्व के प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ अनरिस्ट्रिक्टेड आदान प्रदान करना है। विश्व अर्थव्यवस्था में आए ओपननेस, बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है। इसके अंतर्गत विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है। जैसे शिक्षण कार्य वैश्वीकरण का एक बेहतर उदाहरण है। आज आप बड़ी आसानी से घर बैठे देश विदेश के किसी भी शहर में संचालित संस्था या कोचिंग का लाभ ले सकते हैं। विश्व के किसी भी लेखक की किताब का अध्ययन घर बैठकर कर सकते हैं। परीक्षा के दिनों में आप ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ लेते हैं, जिन सेवाओं को प्राप्त करने के लिए आपको रिमोट एरिया तक जाना होता था। समय पर पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ता था। अब आप एक निश्चित फीस देकर इन सेवाओं का लाभ आसानी से ले सकते हैं। ये सब वैश्वीकरण का ही परिणाम है। आज के समय में शैक्षिक वैश्वीकरण की अवधारणा यही है, आधुनिक संचार के माध्यम से जैसे इंटरनेट आदि के माध्यम से ऑडियो विजुअल से बड़ी जानकारियों को डिजिटल रूप में क्षण भर में संपूर्ण विश्व में प्रसारित यानी टेलीकास्ट किया जाना संभव हो रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अर्थशास्त्रियों के मत अनुसार वैश्वीकरण के अंग। अर्थशास्त्रियों के अनुसार वैश्वीकरण के 4 मुख्य अंग हैं। फर्स्ट है व्यापार, अवरोधों को कम करना जिसमें उत्पादों एवं सेवाओं को विभिन्न राष्ट्रों के बीच बिना ऑब्स्टेकल के आदान प्रदान हो सके। सेकंड, ऐसी स्थिति का निर्माण करना जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के पूंजी धन का स्वतंत्र प्रवाह हो सके। नेक्स्ट, ऐसा वातावरण कायम करना यानी ऐसे इन्वायरमेंट मेंटेन करना जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच तकनीक का प्रभाव हो सके। और ऐसा वातावरण कायम करना जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के बीच श्रम का निर्बाध प्रभाव हो सके। इस प्रकार वैश्वीकरण के 4 अंग होते हैं, किंतु विकसित राष्ट्र अमेरिका, फ्रांस जैसे यूरोपीय राष्ट्र वैश्वीकरण की परिभाषा पहले 3 अंगों तक ही सीमित कर देते हैं और अपने अपने राष्ट्रों में विकासशील और अविकसित राष्ट्रों से आने वाले श्रमिकों पर कठोर वीज़ा नीति के माध्यम से कड़ा प्रतिबंध लगाते हैं। इस कारण से वैश्वीकरण की खूब
क्रिटिसाइज भी होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर आया खुलापन, आपसी मेलजोल पर परस्पर निर्भरता के विस्तार को ही वैश्वीकरण कहा जा सकता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का इतिहास। वैश्वीकरण कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, ये प्रक्रिया चक्रवर्ती सम्राटों के काल की है। प्राचीन काल में राजा के काल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे और एक देश दूसरे देश पर व्यापार होता था। यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। वैश्वीकरण की इस प्रक्रिया को हम कुछ उदाहरण द्वारा देख सकते हैं। ईसा पूर्व 3000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता के बीच व्यापारिक संबंध रहे थे। ईसा की पहली शताब्दी में चीन के हान राजवंश के एरिया तथा यूरोपीय देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे। भारत के व्यापारिक संबंध हजारों साल से पूर्व और पश्चिम समुद्र पार देशों से चल रहे हैं। गुप्त काल तक सारा मध्य एशिया बौद्ध संस्कृति के प्रभाव में था। इस काल में यूनान, मिस्र, रोम, ईरान और सीरिया और श्रीलंका जैसे भारत का निर्बाध व्यापार होने लगा था। पूर्व की ओर भारत के जहाज कंबोडिया, सियाम, सुमात्रा, माल्या तथा चीन तक जाते थे। मध्यकाल में इस्लाम का उदय और विस्तार हुआ था तथा यहूदी और मुस्लिम व्यापारी दुनिया के विभिन्न भागों में व्यापार के लिए गए थे। 17वीं शताब्दी में वैश्वीकरण का एक कारोबार बन गया था जब डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण उत्पादों की संख्या और गुणवत्ता में वृद्धि हुई। उत्पादों को बेचने के लिए यूरोपीय बाजार का निर्माण हुआ। आधुनिक रूप में 1990 के दशक में अगर देखा जाए तो ये एक नया मोड़ आया जब वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का कार्य किया। 20वीं शताब्दी में वैश्वीकरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र देशों का उदय हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। आधुनिक वैश्वीकरण अर्थशास्त्रियों, व्यापारी हितों और राजनीतिकों के नियोजन का परिणाम है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय यानी IMF, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी और 1 जनवरी 1992 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवरोधों में कमी आई। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के कारण। तो फर्स्ट है सूचना क्रांति। वैश्वीकरण का मुख्य स्रोत संचार एवं सूचना का तीव्र होना है। 1990 के बादों के वर्षों में संचार क्षेत्रों में सूचना क्रांति ने उपग्रह, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समस्त विश्व के साथ जोड़ दिया। सूचनाओं से व्यक्ति की थॉट प्रभावित हुई। इसने लोगों की संकीर्ण राष्ट्रीय भावना को कमज़ोर किया। सेकंड, आज विश्व का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां संचार और सूचना तकनीकी ने अपना अस्तित्व पेश ना किया हो और राजनीति, अर्थशास्त्र और समाज का कोई ऐसा पक्ष नहीं है जो कंप्यूटर तकनीकी के प्रभाव से मुक्त हो। आज प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्ति को मदद देने में तकनीक लाभदायक है, इसलिए लोग वैश्वीकरण के बारे में चिंतन करने लगे हैं। नेक्स्ट है एंड ऑफ कोल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तत्कालीन सोवियत संघ तथा अमेरिका के मध्य शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर आरंभ हुआ था। यह शीत युद्ध विचारगत यानी आइडियोलॉजिकल था। सोवियत संघ साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का प्रतीक था और जबकि अमेरिका लिबरल डेमोक्रेटिक का समर्थक था। किंतु दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब अमेरिका विश्व का एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। अमेरिका वैश्वीकरण पूंजीवाद का समर्थक था। विश्व के अधिकांश राष्ट्र में लोकतंत्र के मूल्यों को स्वीकार किया गया तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ने में बढ़ावा मिला। नेक्स्ट, डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR यानी सोवियत संघ का विघटन। पूर्व सोवियत संघ के पतन के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनेक नए प्रवृत्तियों यानी ट्रेंड्स ने जन्म लिया तथा अनेक
प्रचलित प्रवृत्तियों यानी ट्रेंड्स का अंत हुआ। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूसी राज्य उसका उत्तराधिकारी बना। रूसी गणराज्य ने अनेक आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक माध्यमों से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी देशों पर अपनी निर्भरता प्रदर्शित की। उसकी इस निर्भरता के कारण सोवियत संघ के विघटन ने वैश्वीकरण की प्रवृत्ति को जन्म दिया। नेक्स्ट है पूंजीवाद का प्रभाव। पूंजीवाद ने जिस तरह साम्यवाद को हराकर अपनी प्रभुसत्ता कायम की, उससे यह स्पष्ट हो गया कि उच्च आर्थिक विकास के लिए शासन व्यवस्था में स्टेबिलिटी लाने के लिए लोकतांत्रिक उदारवाद पर आधारित पूंजीवादी सर्वमान्य धारणा है। पूंजीवाद के प्रभाव ने राष्ट्रों को पूंजीवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणाम स्वरूप वैश्वीकरण का उदय हुआ। नेक्स्ट है नवीन विश्व व्यवस्था के प्रतिमानों की आवश्यकता। शीत युद्ध की समाप्ति होने से उसके साथ ही पुरानी विश्व व्यवस्था भी नष्ट हो गई थी, परंतु समस्या वैसे ही बनी रही। ऐसी समस्या के हल के लिए ऐसी विश्व संरचना के मॉडल की आवश्यकता थी जो कि भविष्य में युद्धों को रोक सके, शांति की स्थापना कर सके और राष्ट्रों के विवादों को पीसफुली मेथड से हल करने के लिए प्रेरित करे, गरीबी को दूर करे, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की अवहेलना को रोक सके तथा अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल टेररिज्म को समाप्त कर सके। इन समस्याओं को दूर करने के लिए जिसने विश्व संरचना के मॉडल की विकल्प माना गया, उसे ही वैश्वीकरण का नाम दिया गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की विशेषता। वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपने अंदर कुछ ऐसी विशेषताओं को संलिप्त किए हुए है जिससे हमारा समाज एक नई प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति को स्थायित्व करने की प्रवृत्ति हो रहा है। वैश्वीकरण की निम्नलिखित विशेषता है जो इस प्रकार से है। फर्स्ट है भौगोलिक दूरियों का सिमटना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में यातायात यानी कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के साधनों में क्रांतिकारी विकास के फलस्वरूप भौगोलिक दूरियां सिमट कर रह गई। फ़ोन, फैक्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया के माध्यम से समूचे विश्व से हम अपने स्टडी रूम से ही संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक नई संस्कृति का उभरना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूर दराज तक पहुँचने एक नई विश्व संस्कृति को उभारा है। जीन्स, टी शर्ट, फास्ट फूड, पॉप, संगीत, नेट पर चैटिंग आदि तत्वों से बनी ऐसी संस्कृति सृजित हुई जिससे विश्व के हर देश का युवा प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है उपभोक्तावाद को बढ़ावा। वैश्वीकरण ने उपभोक्तावाद तथा बाजारीकरण को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है श्रम बाजार का विश्वव्यापीकरण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक विशेषता श्रम व्यापार के विश्वव्यापीकरण का भी है। सन 1965 में लगभग 7.5 करोड़ लोग एक देश से दूसरे देश में रोजगार के कारण प्रवासित हुए थे। ये आंकड़ा 1999 के वर्ष में 12 करोड़ तक पहुंच गया। वर्तमान में इसमें और भी वृद्धि हुई। बिचौलियों को बढ़ावा। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से श्रम निर्यातक देशों में कई एजेंट या बिचौलिए सक्रिय हो गए जो वैध तथा अवैध दोनों प्रकार से लोगों को विदेशों में काम दिलाते हैं। इन का लालच देकर यही नहीं, ये बिचौलिए लोगों को विदेश भिजवाने में भी मदद करते हैं। शिक्षा का विश्वव्यापीकरण। भूमंडलीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप आज डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, वस्तुविद, अकाउंटेंट, प्रबंधक तथा बैंकर तथा कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि का विदेशी आगमन भी अब पूंजी प्रवाह की तरफ सरल व लचीला हो गया है। नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सक्रियता। इस प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों यानी MNC की सक्रिय बढ़ गई है। यह कंपनियां पहले सिर्फ उत्पादित वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक, पूंजी आदि की आवाजाही में मदद करती थी, किंतु अब विभिन्न देशों में प्रबंधकों, विशेषज्ञ, कुशल तथा अर्धकुशल श्रमिकों आदि की नियुक्ति में भी अहम भूमिका निभाने का निर्माण करती है।